visible? Am I not visible to anyone? जिसको विजिबल नहीं हो काइंडली रिफ्रेश कर लो, रिज्वाइन कर लो। ठीक है, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से होता है, या स्लो होगा नेटवर्क, उसकी वजह से भी हो जाता है। My screen is visible to everyone. Okay, fine. Sorry, excuse me all. So student, this is our 10th lecture, and in this class we will complete our whole syllabus. Okay, and from the next class we will discuss all the doubts you all are having, and also we will discuss some important topics. We will revise some other topics, right, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनका रिवीजन करेंगे, प्लस आपसे करा दूंगी। ठीक है, और ये क्लास में हम अपने होल सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। तो कोई ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्लास में सब लोग फोकस्ड होके पढ़िएगा। कोई डाउट होगा तो हम उसको लेते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, बी एक्टिव टुडे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? ओके, so the topic is monetary policy and physical policy. You all have heard this term, monetary policy and physical policy. जो आपकी monetary policy होती है वो आरबीआई गवर्न करता है, जो आपकी आरबीआई, ठीक है। Actions by the central bank. Who is the Central Bank of India? RBI, that is Reserve Bank of India. Control money supply, interest rate and inflation. इस कंट्री में, इंडिया में, कंट्री में जो भी मनी का फ्लो हो रहा है, मनी का सप्लाई हो रहा है, मनी का इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई होगा, रेपो रेट हाई होगा, लो होगा, whatever money is fluctuating in a country is monitoring by which bank? RBI, that is Axis Bank, that is Apex Bank of India, right? On the other hand, physical policy. फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन टैक्स एंड पब्लिक स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट कितना पैसा स्पेंड कर रही है और कितना बोरो कर रही है, ठीक है। कम गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा वो खर्च कर रही है, उस चीज के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। Physical policy is only maintained for government, how government is utilizing the money, how much government is utilizing in what ways, right? कि वो कितना पैसा spend कर रही है, how much expenses are bearing, how much taxation is coming, how much they are loaning। मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, जा रहा है, उस चीज की जब हम स्टडी करते हैं जिससे पूरी इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है, वो होती है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जो भी सेंट्रल बैंक जो भी पैसा मार्केट में है उसको रेगुलेट कर रही है, वो हो गई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। स्टूडेंट्स जरा टॉपिक पे फोकस करो, अपनी बातें बाद में कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनली इन्वॉल्व। यहाँ पे सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होता है, फेडरल रिजर्व हो गया, ईसीबी। यहाँ पे गवर्नमेंट होता है, जैसे ट्रेजरी डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट में जो फिजिकल पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं।
यहाँ पे जो टूल्स यूज किए जाते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रन करने के लिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, क्वांटिटेटिव ईजिंग, इंटरेस्ट रेट। आप सबने रेपो रेट, SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब सुना होगा। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, ये सब टूल है जिनके थ्रू वो पूरे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। इन टूल्स का यूज करके पैसों की को का कंट्रोल रखते हैं अपने पास। कौन रखता है? एपेक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग, दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI। ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स क्या है, सब्सिडीज कहाँ पे दे रही है, टैक्सेशन क्या क्या है, इन सब पे। ठीक है। जो प्राइमरी गोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो होता है मैनेज करना मनी सप्लाई। मार्केट में जो भी मनी सप्लाई हो रही है, जो भी पैसा लगाया जा रहा है, जो भी पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, उस पे कंट्रोल करना। ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करके रखना। ऑन द अदर हैंड जो फिजिकल पॉलिसी होती है हमारी, वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, कितनी एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंस्ड हो रही है, कितनी पावर्टी कम हो रही है, कितना ग्रो कर रही है इकोनॉमी, हम उस सेक्टर पे बात करते हैं। इज इट क्लियर? ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस। क्विक रिस्पॉन्स होता है, लेस इफेक्टिव इन टाइम्स ऑफ स्टैग्नेशन और लो इंटरेस्ट रेट। आपको मालूम है कि RBI जो भी डिसीजंस लेते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। जब RBI ने ये नोटिस दिया था गवर्नमेंट के थ्रू, बताया गया था कि 500 और 1000 के नोट्स आज से इनवैलिड हो गए इंडिया में, तो वो एक क्या था, एक बहुत क्विक एक्शन था और इफेक्टिव एक्शन था, तुरंत लिया गया था, राइट? सो दिस इज हाउ इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। वहीं पे फिजिकल पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, स्लोअर टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल प्रोसेस। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस ज्यादा इन्वॉल्व होता है, पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कैसे होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट? जब GST आया, तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट का एक कंट्रोल था टैक्सेशन को लेकर, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ा। इम्पैक्ट टाइमिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इमीडिएट होती है, तुरंत। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इफेक्ट देती है, टाइम टू टाइम शो किया जाता है। ठीक है, टाइम टू टाइम हम डिसीजंस लेते हैं, पर जो इसका इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है और इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अभी नोटिस RBI कर दे कि कल से इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ जाएगा इस सेक्टर में, या 2% से कम हो जाएगा, तो वट एवर डिसीजन दे वॉन्ट दे कैन इम्प्लीमेंट राइट नाउ, राइट, किसी भी टाइम। बट वहीं पे इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ड्यू टू लेजिस्लेटिव डिलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन टाइम। आपको मालूम है जब GST का बिल पास हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि आज डिसीजन ले लिया टीम ने और कल वो पास हो गया, नो। उसके लिए बहुत ज्यादा डिलेज लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज उसको राज्यसभा लोकसभा में पास कराना और मेजोरिटी से पास कराना, वो सब चीजें बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। पर जो उसका डीप प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है एज कंपेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सेंट्रल बैंक कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकते हैं। आज उन्होंने 2% से फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए, तो हो सकता है 4 दिन बाद या महीने बाद 15 दिन बाद वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, तो इट डिपेंड्स। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का सोर्स बहुत कम होता है, क्योंकि जो फिजिकल पॉलिसी है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिकल पार्टी से। तो आपको मालूम है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर है वर्किंग में, तो 5 साल के लिए वर्किंग में है, तो 5 साल इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन और फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोसेस बहुत ही कम होता है, ये रेयर होता है। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? All the points are clear to everyone? स्टैग्नेशन मतलब कोई चीज रिजिड हो गई है। चेंजेस के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, लेस इफेक्टिव इन टाइम ऑफ स्टैग्नेशन। कि स्टैग्नेशन के टाइम पे जो इफेक्टिवनेस है टाइम का वो बहुत कम होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ बहुत रिजिड सिचुएशंस है, तो वहां पे जो टाइम बहुत कम लेते हैं डिसीजंस लेने के लिए। रेस्ट ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? फाइन।
नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ओवर एग्रीगेट डिमांड। इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है बाय मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? जो एक प्रोडक्ट की ओवरऑल कंट्री में डिमांड है किसी प्रोडक्ट को, उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो मार्केट में मनी सप्लाई कैसा है, पैसा कितना है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सब डिपेंड करता है। और फिजिकल पॉलिसी में डायरेक्ट कंट्रोल होता है थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन के थ्रू। ठीक। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, यहाँ पे प्राइमरली शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं ऑन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। फिजिकल पॉलिसी में शॉर्ट टर्म भी होते हैं प्लस लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन। ये इफेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेन फोकस, यहाँ पे जो फोकस होता है वो मनी को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर रहे हो और डिफ्लेशन को, और रिसेशन का टाइम में वट एवर सिचुएशन इज अराइजिंग, राइट, कैसी भी सिचुएशन है वहां पे, तो हम कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बट इन फिजिकल पॉलिसी हम ट्राई करते हैं कि हम इकोनॉमी ग्रोथ को मैनेज कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सके और फिजिकल डेफिसिट कम हो सके। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट्स, क्या है इसके ड्रॉबैक्स? कैन लीड टू एसेट बबल्स ऑफ और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इफ ओवरली एग्रेसिव। एग्जांपल, लो इंटरेस्ट रेट। अगर बहुत ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो सब लोग जो जितनी पब्लिक है वो ज्यादा जो लोन लेने आ जाएगी, तो इससे जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशंस भी क्या होती है, अराइज हो जाती है। यहाँ पे क्या है, कैन रिजल्ट इन बजट डेफिसिट्स और इन हायर नेशनल डेट इफ स्पेंडिंग इंक्रीजेस विदाउट करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू। अगर मान लो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो पा रहा है और वो उसके पास जो नेशनल लेवल का डेट है, मतलब उधार है नेशनल लेवल पर, या उसने किसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की जो बजट डेफिसिट हो जाता है, बजट जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। हमारी रेवेन्यू कम है और स्पेंडिंग ज्यादा है, तो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट क्रिएट हो जाती है। ये तो हमारी लाइफ में भी होता है ना, कि हम अगर हमारी जितनी इनकम है उस हिसाब से हमें अपनी स्पेंडिंग करनी चाहिए, उस हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस होने चाहिए, ना कि हमारे एक्सपेंसेस के हिसाब से। अगर हमारी हमारी सैलरी है 50 तक अच्छी खासी, तो हमारी स्पेंडिंग वैसी होगी। अगर हम 20 तक कमाते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी अलग होंगे, राइट। ठीक वैसी तरीके से फिजिकल पॉलिसी के साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है, कि अगर उनका रेवेन्यू ज्यादा नहीं उतने अकॉर्डिंग जनरेट हो पा रहा है, उनकी स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो कहीं ना कहीं बजट डेफिसिट पे चला जाता है। मिस्टर राजेश कुमार, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, लाइन बाय लाइन हम जाएंगे टॉपिक पे, कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज भी हमने पढ़ना है, राइट। वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी। मैंने क्लास एंड नहीं की है कि अब आप कहो कि मैम ने पढ़ाया नहीं है। एटलीस्ट क्वेश्चन राइज करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाया करो आप लोग, बड़े हो आप लोग। यस, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। See, we are studying about monetary policy and fiscal policy. Monetary policy is regulated by the Central Bank of India, that is apex body of banking, who regulates all the money chart. The main focus of monetary policy, that is RBI, is to regulate and manage the money supply in a country. Whereas physical policy is related to government spendings and taxation. Ki how government is utilizing the funding and how they are managing their funds. Ki how much they are spending, how much they are borrowing, how they are utilizing, and how they are earning their revenue. So whatever earnings and revenue, expenses and revenues are managed by the physical policies, which is maintained by the government of India. And monetary policy is the money regulation that is applicable in all over India, right, by the RBI. If you all remember that a few years back, RBI has invalidated the notes of 500 and 1000. So they can take a quick decisions anytime they want. They can make a decisions, and these decisions are very quick and very flexible as compared to physical policy. Is it clear now? Control over employment. Indirect impact of influencing economic conditions through interest rate. If we have a low interest rate or a very reasonable interest rate, so people can get a loans from easily from banks and they can work, right? Employment. They just gives an indirect impact. But if we talk about physical policy, they gives a direct impact on the government employment programs. क्योंकि government की जो spendings है
It is for society, right? Government is for society welfare, social welfare. तो गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आए, पावर्टी रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसको स्पेंड ही पब्लिक पे कर रही है, बाय गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है, जिससे कुछ अर्निंग्स हो सके, लोग अपनी लाइवलीहुड लर्न कर सकें। और वहीं पे अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनडायरेक्टली, बहुत ही कम इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट में और सोशल वेलफेयर पे। कौन से क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर रही हूं मैं? लेट मी नो, मैं पढ़ाऊं या सबके? कई बार होता है स्टूडेंट्स कि आपके जो कमेंट्स आते हैं तो हर टाइम पे टीचर नहीं देख पाता है क्योंकि इतना फोकस होता है पढ़ाने में। मैं जहां किसी का डाउट देखती हूँ तो मैं लेती हूँ। यू कैन आस्क मी व्हाट्स द क्वेश्चन। मिस्टर हिमांशु, प्लीज आस्क व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आपका कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। एंड नाउ, यू आर नॉट रिप्लाइंग मी। रिस्क ऑफ साइट मीन्स ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट कर देगी आरबीआई, उससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई में इफेक्ट पड़ेगा और जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में। ठीक है, एक टाइम के बाद, एक बहुत ज्यादा टाइम तक अगर लो इंटरेस्ट रेट रहेगा तो उससे इंस्टेबिलिटी मार्केट में आ जाएगी, एसेट बबल करने लग जाएंगे। ठीक है, वहीं पे इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल पॉलिसी, अगर वहां पे भी इंटरेस्ट रोड, अगर हमने, हमारे पास कर्जा ज्यादा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास और रेवेन्यू नहीं कमा पाएगा तो ऑब्वियसली हमारा बजट डेफिसिट पे जाएगा। अगर आप 20,000 रुपए कमाते हो और आपका खर्चा 30,000 रुपए आ रहा है तो आप बजट से 10,000 डेफिसिट पे चल रहे हो। द सेम चीज अप्लाई हियर ऑल्सो विद गवर्नमेंट ऑल्सो। इज इट क्लियर राइट नाउ, और शुड आई एक्सप्लेन वंस अगेन? आई कैन एक्सप्लेन यू एंड नो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मिस्टर हिमांशु, अब क्लियर हुआ या मैं फिर से एक बार समझाऊं आपको, या किसी और स्टूडेंट्स को डाउट है इस पॉइंट पे? नाउ इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ एक्शन। लोअरिंग इंटरेस्ट रेट टू स्टिमुलेट बोरिंग एंड स्पेंडिंग। हम इंटरेस्ट रेट को इसलिए स्लो करते हैं ताकि लोगों की बोरोइंग्स और स्पेंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़े। और अगर इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू क्रिएट जॉब। और जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लगाती है तो वो हेल्प करती है उनको जॉब्स क्रिएट करने पे। अगर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ज्यादा से ज्यादा काम होगा, तो जो लेबर वर्क्स है, जो अनएम्प्लॉयड लोग है, जो अनएजुकेटेड इलिटरेट है, उनको वर्क मिल जाता है, दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट? शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टाइम फोकस। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका मोर फोकस होता है शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। वेयर एज फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो दोनों पे ही फोकस करती है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस पे। ठीक है, क्योंकि जो भी गोल उन्होंने 5 साल में अचीव करना है वो स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं, तो वो स्मॉल टारगेट्स के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म टारगेट भी बनाते हैं ताकि ओवरऑल वो एवरी एस्पेक्ट को कवर कर सके। So this is all about monetary policy and fiscal policy. If any student is having any doubt, please let me know. Students, every point is clear to all. श्याली, जिसको क्लियर नहीं है ना वो नो ना लिखा करे, वो टॉपिक लिख दे जो पॉइंट क्लियर नहीं है। अब नो लिखोगे फिर मैं पूछूंगी फिर आप बताओगे, तो टाइम वेस्ट होता है ऐसे स्टूडेंट्स। अब राइटली लिख दो, मैं फिर मतलब ये टॉपिक नहीं समझ आया, जैसे उसने लिख दिया था रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स, इस तरीके से लिख दो। Which point I should repeat again? Please let me know. कंट्रोल ओवर एग्रीगेट डिमांड, ओके। देखो,
मार्केट में ओवरऑल डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है मार्केट में किसी भी चीज की ओवरऑल डिमांड क्या है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी सप्लाई के थ्रू और इंटरेस्ट रेट के थ्रू इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेती है। जब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है तो गवर्नमेंट तो कम कुछ इस तरीके से इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई की परफॉर्मेंस होती है कि मार्केट से पैसा खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली वो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट इस तरीके की, मतलब रेट्स में इस तरह के चेंजेस लेके आती पॉलिसीज कि वो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जो मार्केट में ज्यादा हो रही है उसको थोड़ी कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्योंकि यू ऑल नो कि रिसोर्सेस की लिमिटेशन होती है, तो हम सबके डिमांड को हर टाइम पे फुलफिल नहीं कर सकते, तो ये इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके हम ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर लेते हैं इन मॉनेटरी पॉलिसी केस। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो भी स्पेंड कर रही है, जो भी उसको टैक्स मिल रहा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम जब टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, हेल्थ एजुकेशन में पैसा लगा रही है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वो जिस भी सेक्टर्स में लगा रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको मिलता है, तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल है। जो आयुष्मान कार्ड वाला बना है उसका डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने मुझे उस पर पैसा स्पेंड किया तो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट मिल रहा है लोगों को। ठीक है, तो डायरेक्टली कंट्रोल कर पा रहे हैं हेल्थ सेक्टर को। दिस इज अबाउट कंट्रोल ओवर एग्रीगेट डिमांड। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे स्टूडेंट्स, हम लास्ट में ले लेंगे। रोल ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी अथॉरिटी, और हमारे पास अभी 2 क्लासेस हैं जस्ट फॉर डाउट क्लियरिंग। इन केस अगर आपके आज के डाउट्स या पहले के डाउट्स रिमेनिंग रहते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ डाउट्स को ही लेंगे, तो मेक श्योर आप अपने डाउट्स को प्रॉपरली मेंटेन करके चलिए, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। इज इट क्लियर? अगर आप में से किसी को भी इश्यूज आ रहे, इफ एनीवन इज फेसिंग एनी डाउट, किसी का डाउट रिमेनिंग रह जाता है ड्यूरिंग द क्लास, we will discuss in the coming next 2 lectures, because these 2 lectures, coming lectures, are dedicated only for doubt clearing. Is it clear? तो don't need to worry, मैं कोई रश नहीं है, कोई एकदम घबराने टेंशन वाली बात नहीं है कि डाउट क्लियर नहीं हुए। each and every doubt will be cleared in the class, don't worry at all. Okay, next is monetary authority. Role of RBI में first point is the RBI is the primary authority for formulating and implementing India's monetary policy. It aims to ensure price stability, control inflation, and maintain educate money supply in the economy to foster growth. जो आरबीआई है वो प्राइमरी अथॉरिटी है, वो पर एक लौता सोल पर है, इट्स ओनली बॉडी जो पूरी इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को रन कर रहा है, पूरी इंडिया की मनी सप्लाई को मेंटेन कर रहा है, मनी को कंट्रोल कर रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो इसका जो उसकी टारगेट है कि उसको ग्रोथ को और ज्यादा फास्टेस्ट करे, तो इट्स अ मेन एंड sole purpose, primary authority, primary purpose of a RBI. Second is issuer of currency. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, ये ना आप लोगों ने शायद 11th 12th में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, और यहाँ से आपको डेफिनेटली यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इशूअर ऑफ करेंसी, द आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर 1 rupee नोट्स एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरीवन शुड राइट डाउन, शुड अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि जो करेंसी इशू करता है आरबीआई, दैट इज इशूड बाय द आरबीआई, एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन दैट 1 rupee note and coins are issued by the Ministry of Finance. This question can be asked definitely in your exam कि who issue 1 rupee notes or coins. They can ask you in any form, right? इट इंश्योर्स दैट देयर इज एन एजुकेट सप्लाई, मतलब एक गुड सप्लाई हो रही है जितनी रिक्वायरमेंट है, एक्यूरेट सप्लाई ऑफ क्लीन ऑथेंटिक एंड सिक्योर करेंसी इन द इकोनॉमी। ठीक है,
क्लीन हो, ऑथेंटिक नोट्स हो और सिक्योर करेंसी जो इकोनॉमी में रन हो रही हो. Issuer of currency. That's why RBI is called. Okay. Next is regulator of financial system. The RBI regulates and supervises the functions of bank and other financial institutions in India to ensure stability, solvency, and smooth functioning of the financial system. जो RBI है, that is apex body of banking, apex body of India. उसका काम है कि वो रेगुलेट करे, रूल्स रेगुलेशंस के साथ सुपरवाइज करे जितनी भी फंक्शनिंग है बैंक्स की एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, and make sure that every functioning is going smoothly in everywhere. Is it clear to all? The third point is regulator of the financial system. That is, RBI is the sole authority, sole body who is regulating all the functionings of banks and supervising the every work that is happening in the every banking system, banking for all the banks, and they make sure that every functioning is going smoothly and stability, and every bank is following all the rules regulations that is given by the RBI, that is Reserve Bank of India. The fourth point is banker to the government. It acts as a banker to the government of India and state governments. It manages their accounts, facilitates government payments, and assists in public debt management. Banker to the government. गवर्नमेंट को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो मेनी टाइम्स आरबीआई गिव्स नोट्स, आरबीआई गिव्स लोन्स or on a debt to the government. If government needs any kind of monetary help, then RBI has the right to give some loans, to give some debt, public debt, right? They manage and they act as a banker. They give money, they helps them for the monetary values. ठीक है? To government of India and state governments also. Is it clear to all of you? The one who is just sending the link in the chat box, please stop, otherwise I will block you right now. I will request the trainer, if you see the link again, please make sure that this student should not attend my class anymore. Banker to the government, right? Clear? Next is custodian of foreign exchange reserve. The RBI manage India's foreign exchange reserves and stabilize the rupee's exchange rate in the global market through its foreign exchange management activities. If anyone want to do foreign exchange, they want to exchange their currency if they're traveling abroad, so RBI is the sole purpose who regulate all the foreign exchange currencies in India, who has given authority to some banks to or some groups, matlab they have given the authority to others who can help them. Otherwise it is regulated by only and only RBI. Foreign exchange management activities which is running globally is managed only by RBI. So he is the custodian, he has the custody of foreign exchange reserve, and they know how to manage their working activities is managed by only and only RBI. Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? Next point is development role. The RBI plays a key role in financial inclusions, promoting banking in rural areas and improving access to credit. It encourages financial literacy and strengthens the infrastructure of the banking system. अब डेवलपमेंट रोल इज वेरी क्लियर. आप सबको पता है, यू ऑल आर वेल अवेयर कि आज के टाइम पे बैंकिंग ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ली है. Everything is so easy to access. Right now, if anyone want to send any amount or anyone want to invest in FDI or any, you can do by sitting in your home in your comfort zone. आप अपने घर में बैठ के बहुत आसानी से अपने फोन के हेल्प से उनके ऐप के थ्रू आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो. यू कैन स्पेंड मनी, यू कैन टेक अ लोन. दे आर गिविंग यू सो मच फैसिलिटीज, राइट? जो फैसिलिटीज आज से पहले नहीं थी. So this is all about. Fifth point is not clear. Okay, fifth point is custodian of foreign exchange reserve. Custodian of foreign exchange reserve का मतलब है कि जो भी फॉरेन करेंसी मार्केट में है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू है, रुपी की जो एक्सचेंज रेट वैल्यू है, वो सब कुछ मैनेज करता है आरबीआई. आरबीआई ग्लोबल मार्केट में
देखता है उसकी करेंसी, उसके रेट को, उन सब चीजों को मैनेज करना आरबीआई का काम है। और जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्टिविटीज है वो सब लुक आफ्टर आरबीआई करता है। नाउ इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज इशूअर ऑफ करेंसी। करेंसी कौन इशू करता है मार्केट में? जो 2000 की नोट आई है, ये किसने इशू किया? आरबीआई ने। बट जो 1 रुपए की नोट होती है और कॉइन्स होते हैं, वो कौन इशू करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। 1 रुपए और की नोट और कॉइन्स को छोड़ के बाकी सारा पैसा, जो भी नोट्स है, करेंसी नोट्स, वो सब इशू करता है आरबीआई। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। किसी का डाउट्स रिमेनिंग है? वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, और इन द लास्ट इफ विल हैव टाइम। टाइम रहेगा तो मैं लास्ट में ले लूंगी, डोंट वरी। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को तो क्लियर है ना? फाइन। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। नंबर वन, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। द आरबीआई formulates and implements India's monetary policy to control inflation and stabilize the currency. क्या पर्पस है सोल पर्पस मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट का? कि जो भी पैसा इंडिया में है उसको प्रॉपरली मैनेज करना, स्टेबलाइज करना करेंसी को, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। उसके लिए वो रेपो रेट, जो रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक, वो रेट जिसपे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, जस्ट ऑपोजिट, कि आरबीआई एट विच आरबीआई, ऐसी सिचुएशंस भी कई बार आती हैं जब कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई पैसा लेती है। रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। तो स्टूडेंट्स इस चीज को याद रखना, जो रेपो रेट है उसमें आरबीआई लोन देती है कॉमर्शियल बैंक्स को, ठीक। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स मतलब ऑपोजिट, अब आरबीआई लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, all types of coins are issued by Ministry of Finance. Cash reserve ratio. Cash cash reserve ratio is the minimum amount of reserve that banks must hold. हर एक बैंक का कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व होता है जो कि आरबीआई होल्ड करती है। Statutory liquidity ratio, that is SLR, the percentage of a bank's net demand and the time liabilities that must be held in liquid assets. हर एक बैंक का अपना कुछ परसेंटेज है, जिस परसेंटेज के बेसिस पे वो अपनी डिमांड्स और लाइबिलिटीज को लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखती है, दैट इज कॉल्ड एसएलआर। ठीक है, दीज आर द 4 बेसिक टूल्स। सेकेंड इज इशूअर ऑफ करेंसी, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द लास्ट रोल ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एंड इशूइंग ऑल द करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन। ठीक है, आरबीआई के पास सारी नोट्स प्रिंट करने का, इशू करने का राइट है, एक्सेप्ट विच वन? 1 रुपी नोट एंड कॉइन। वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और वो मैनेज करते हैं सारी मनी सप्लाई को, आरबीआई। नेक्स्ट इज रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ वर्क। द सेम पॉइंट इज कमिंग हियर ऑल्सो। देखो स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर, रोल ऑफ आरबीआई एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, दे बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। These two are the same topics, but they're explained in the other points. तो मैंने जस्ट बिकॉज कि कोई स्टूडेंट्स ये ना कहे कि मैम ने रोल ऑफ आरबीआई पढ़ाया है, फंक्शंस ऑफ द आरबीआई नहीं पढ़ाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई ब्रिंग बोथ द टॉपिक्स इन डिफरेंट वे, but the meaning and the topics are same. Is it clear to all? Ask fast, Sonu, what you want to ask, Mr. Sonu. अगर मैं ये एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगी तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। सॉरी, इसको डाउट क्लियरिंग में ले लेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो परसेंटेज ऑफ बैंक की जो नेट डिमांड होती है और जो उसके पास लाइबिलिटी है, टाइम लाइबिलिटी, उसके हिसाब से लिक्विड एसेट, मतलब ये समझ लो कि वो लिक्विड एसेट के फॉर्म में, लिक्विडिटी समझते हो ना, अकाउंट्स पढ़ी होगी, लिक्विडिटी एसेट के फॉर्म में रखना है। लिक्विड मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी डे टू डे नीड्स को मीट कर सके, उसके लिए एक लिक्विड फॉर्म में इतना पैसा आरबीआई को बैंक को रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 50,000 रुपए कमाते हो महीना, पर आप अपने घर में हमेशा लिक्विड एसेट के फॉर्म में 5,000 रुपए रखते हो कि कभी मुझे जरूरत पड़ सकती कैश की, अगर नेटवर्क इशू हो गया तो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में, दैट इज अपनी डे टू डे लाइफ, डे टू डे वर्क के लिए 5,000 रुपए होने चाहिए। द सेम वे विथ कॉमर्शियल बैंक्स ऑल्सो। ठीक है,
कि अपने पैसे का कुछ परसेंटेज आप घर पे रख दो। देखो, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अभी हमने पढ़ा, और हमने लास्ट क्लास में फेमा पढ़ा था, रिमेम्बर, जब हम रेगुलेट करते फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम को, तो आरबीआई के अंदर ही ये सब टीम्स बनी है, उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है जो इसको रेगुलेट करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, अभी हमने समझाया था कि जो गवर्नमेंट को अगर हेल्प की जरूरत होती है उनके अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए, इशू करने के लिए, वहां पे भी आरबीआई हेल्प करती है गवर्नमेंट की। ठीक है। एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शन, कि जो आरबीआई बैंकिंग सर्विस दे रही है, सपोर्ट कर रही है बहुत सारे इनिशिएटिव्स को, सो दैट सोसाइटी और रूरल एरियाज डेवलप हो सके, कि रूरल मार्केटिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है, राइट। तो ये सब के लिए कौन बैठा है? आरबीआई। ठीक है। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? Is all the points are clear to everyone? Students, I try to explain in both because maximum students already in my previous classes demanded for Hindi, but I always try that should explain in English also. If you face that I am not able to explain in English, yeah, I have forgotten during my class, please let me know. I will definitely explain in English also. Okay. Next topic is regulation related to capital market in India. The capital market in India is regulated by several authorities and regulations to the ensure transparency, protect investors, and maintain financial stability. The SEBI plays a key role in regulating and supervising the capital market, while stock exchange provides a platform for trading securities. तो कैपिटल मार्केट जो इंडिया की है, हैज रेगुलेटेड बाय, इज रेगुलेटेड, बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो कैपिटल मार्केट में डील करती हैं, बहुत सारे प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स आर डीलिंग इन कैपिटल मार्केट, बट everyone has to maintain the rules and regulations that is prescribed by the SEBI, that is Security and Exchange Board of India. SEBI has the full right and controlling power to manage the capital market in India, to manage stock exchange, to make and make ensure that everything is going according to the rules and regulations that is prescribed by the SEBI guidelines. Is it clear to everyone? Student, this topic is very vast, right? And you all know. But we will discuss the parts which is related to your exam. Otherwise, this is one of your subject. अगर इसको पढ़ने बैठेंगे, if you start studying in depth, then it is just total a subject. ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, और टाइम लिमिटेड के हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि मिनिमम, और मतलब हमें जो नॉलेज इससे गेन हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज को हम गेन कर सकें। ठीक है। तो सेबी इज अ प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर securities and capital market in India. It was established in the 1988 and given a statutory powers in 1992 under the SEBI Act 1992. SEBI main objectives are to promote and regulate the securities market, ensures investors protection, and facilitate smooth functioning of the market. देखो, सेबी जो है सबसे पहले 1988 में बना था, उसके बाद इसको स्टैट्यूटरी पावर, खुद की पावर दे दी गई थी 1992 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस चीज को इंश्योर करना कि जो भी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो भी लोग मार्केट में पैसा लगाए, जो भी इन्वेस्टर्स है, उनके साथ किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसके लिए उनको प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी ऑफ मार्केट्स प्रॉपरली सिस्टमैटिकली रन कर सके, एक स्मूथ फंक्शनिंग मेंटेन हो सके, उसके लिए सेबी जैसी एक बॉडी क्रिएट करी गई जो इन चीज को इंश्योर करती है, सुपरवाइज करती है दैट एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली इन द मार्केट। तो सेबी क्या करती है? रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस है, उन सबको ओवरसी करती है सेबी। और सेबी oversees the functionings of stock exchange, ensure that trading is fair, transparent and efficient. कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो फेयर है, ट्रांसपेरेंसी है और एफिशिएंटली हो रही है। कोई भी तरीके का
मिसहैपनिंग, कुछ मिसबिहेव या किसी भी तरह का कोई काम इलीगल तरीके से नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही है। स्कैम 1992 एक मूवी है हर्षद मेहता की, जिसने नहीं देखी है गो एंड वॉच। आई थिंक सीरीज है वो, प्रॉपर मूवी नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे बहुत टाइम हो गया देखे। बहुत कुछ जिसको ना स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है या बहुत सारे डाउट्स है, बेस्ट तरीका है, इट्स द बेस्ट वे टू सी दैट स्कैम 1992। यू विल गेट ऑल द आंसर्स देयर। मैं एक बहुत शॉर्टकट वे बता रही हूँ, मतलब आई एम सजेस्टिंग यू टू वॉच दैट मूवी और वेब सीरीज जो भी है वो। मतलब दैट स्कैम 1992, बिग बुल, बिल्कुल ये सब चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली यू विल गेट ऑल द नॉलेज। क्लास में टीचर जितना मर्जी अच्छा पढ़ा दे, आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक में ऑलवेज यू हैव अ डाउट। बिलीव मी, मुझे भी डाउट रहता था। बट द बेस्ट वे टू लर्न एंड टू नो व्हाट हाउ इट्स हैपनिंग, किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं एंड हाउ दे आर बिकमिंग वेरी रिच और एवरी समवन इज गोइंग डाउन, ये सब चीज के आंसर्स आपको इस मूवी में मिल जाएंगे, हर्षद मेहता वाली। विच मूवी? दैट इज स्कैम 1992। सर्च करना गूगल पे, हर्षद मेहता नाम से आ जाएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी। मैं ना आप लोगों को कम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज और वो शॉर्टकट्स बता रही हूँ, स्मार्ट वर्क बता रही हूँ, हाउ यू कैन गेन, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? मैं स्मार्ट वर्क करना सिखा रही हूँ। आई एम टेलिंग यू कि कम टाइम पे एक तो मूवी हो गया, रिफ्रेश हो जाओगे एंड यू विल गेट अ गुड नॉलेज अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। बिलीव मी, जब आप देख लोगे ना, यू विल डेफिनेटली थैंक्स मी कि मैम बहुत अच्छी मूवी थी। जिन्होंने देखी है, आई थिंक दे विल एग्री। हाउ many students have already watched this scam 1992? किसका आईपीओ खरीदा? जिसने देखी है, आर यू एग्री कि दैट मूवी इज ब्रिलियंट? है ना? देखो आपके सामने आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है। सिर्फ मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ ये बात, कि जिसने से देखी है दे हैव अ नॉलेज, राइट? सो लेट्स कम टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, वी हैव टू कंप्लीट दिस। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यहाँ पे हम किस तरीके से अपने इन्वेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। टाइमली एक्सेस करना, एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन मिल रही है लिस्टेड कंपनीज की, ठीक है? किस तरीके से पार्टिसिपेंट एथिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं हो रहा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो, इस चीज को मेंटेन और प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सेबी का। रेगुलेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज, जो भी ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, ये सब जितने लोग ब्रोकर हैं, जो मार्केट में पैसा लगाने और इन्वेस्टर्स के बीच के लोग हैं, जो उनको कनेक्ट करा रहे हैं, ठीक है? कि आपको कौन से आईपीओ में पैसा लगाना है, किस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे, उन सब के लिए। तो वो लोग किस तरीके से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या वो गाइडलाइंस के थ्रू कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसे, किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, ये सब सेबी के अंदर लिखा हुआ है, उनको वो सब फॉलो करना है। रेगुलेटिंग पब्लिक ऑफरिंग्स, जो भी लोग आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अभी किसी स्टूडेंट ने भी लिखा था कि उसने किसका खरीदा है, इनवीरो का, इनवीरो इंफ्रा का। अब देखो उसने से आईपीओ खरीदा, तो जो ये आईपीओ खरीद रहे हैं या जिस तरीके से इनके जो रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ये सब एक रेगुलेटरी फॉर्म में सिस्टमैटिक वे में है कि नहीं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके की पॉइंट्स याद करने हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? जस्ट यूज ऑफ ब्रेन, बहुत इजी है। हम मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ओके। उनकी उन पे ध्यान देना, उनकी इंटीग्रिटी कैसी है, इस चीज को मेंटेन रख रहे हैं नहीं इंटीग्रिटी को कि नहीं, ये सब पॉइंट्स हो गए। तो ये बहुत इजी वे है याद करने का, और इसके बहुत इन डेप्थ जाना है, फंक्शनिंग समझनी है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर, डेफिनेटली एटलीस्ट वंस यू शुड ट्राई, बट विथ लॉजिक्स। थोड़ी नॉलेज लेके अगर मार्केट में पैसा लगाओगे, पेशेंस के साथ लगाओगे, यू विल डेफिनेटली गेट अ रिजल्ट। हमें ना क्या है, हाफ नॉलेज है या जीरो नॉलेज है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इंडियंस फेल हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। वो कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना बेवकूफी है। इट्स नॉट बेवकूफी, इट्स नॉट अ बैड थिंग।
Just use your brain, just use your knowledge. First, have a good knowledge of stock exchange, just have a good knowledge of market, then you should invest. थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स होलसेलर से कंज्यूमर तक जाने से पहले बीच में होते हैं ना आपके रिटेलर्स, है ना. मैन्युफैक्चरर्स फिर होलसेलर रिटेलर्स, ये क्या है? इंटरमीडियरीज है. इन द सेम वे जो लोग पैसा लगा रहे इन्वेस्टर्स, उनको मोटिवेट करने के लिए ब्रोकर्स बैठे हैं कि आप इसमें पैसा लगाओ, इसमें ना लगाओ. तो ये उनका काम है. तो आरबीआई ने उनके लिए भी गाइडलाइंस दी हुई है कि उनको रजिस्टर होना चाहिए कि वो ऑथराइज ब्रोकर्स हैं, ऐसे नहीं कोई भी ब्रोकर बन के आ रहे हैं. कंडक्ट किस तरीके से करना है, बिहेवियर, उन सब चीज गाइडलाइंस में मेंशन है. एंड आरबीआई सुपरवाइज करता है इन चीजों को. ठीक है. पब्लिक ऑफरिंग्स, जो लोग नई शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जो भी तरीके से आ रहा है, तो वो दैट मच इंश्योर कि वो बिल्कुल लीगल वे में हो. नेक्स्ट इज market surveillance and investigation. SEBI monitors the security market to detect and prevent illegal activities like insider trading, market manipulations, and unethical practice. And many of you will start saying, asking me, I think, insider trading क्या होता है? मीडिएटर हो गया ब्रोकर. जैसे दो लोगों की शादी के बीच में एक होता है ना, सबके घर में कुछ ना कुछ कास्ट में अलग अलग नाम होते होंगे. मीडिएटर होता है जो शादी कराता है, लड़के वाले साइड को भी जानता है, लड़की वाले को भी. ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ब्रोकर होता है, उसको ब्रोकर बोलते हैं हम लोग. अब समझ में आ गया? हाँ मतलब हर किसी, ठीक है, हर किसी के मतलब कल्चर में अलग अलग नाम है. ठीक है. तो ये बहुत लोग ना इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, ये इलीगल होता है. तो मार्केट को मैनिपुलेट करना, गलत नॉलेज देना, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करना, तो इन सब के लिए लीगल एक्शंस लिए जाते हैं थ्रू सेबी. नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड. सेबी म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करता है और ये ट्राई करता है कि ऑपरेट करे बेस्ट वे में, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को डेवलप करे और उनको प्रॉपर प्रिस्क्राइब वे में गाइडलाइंस दे. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट. सेबी प्रमोट करता है फाइनेंशियल मार्केट को. ठीक है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ पे पैसा लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो और इनोवेशन फास्टर हो. क्योंकि जितना पैसा मार्केट में लगेगा, लोग जितनी इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, पैसा मार्केट में जनरेट होगा, उतना ज्यादा कंट्री का डेवलपमेंट होगा. राइट. लास्ट में सेवेंथ पॉइंट इज प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो नॉर्म्स है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन चीज को मेंटेन करना, ये भी काम सेबी का है. ठीक है. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है. इज इट राइट? मेनी ऑफ यू आर फेसिंग एनी डाउट और इज क्लियर विथ एवरीवन? समझ में आ रहा है या थोड़ा डाउट है? बहुत सारे क्वेश्चंस है माइंड में. डाउट्स होना इज जेन्युइन बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है. लेट मी नो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? अगर थोड़ा भी समझ आ रहा है तो इट्स गुड. ये टॉपिक हमेशा थोड़ा ही समझ में आता है जब तक आप प्रैक्टिकली, जब तक इसमें घुसते नहीं हो. कुछ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डोंट वरी. जो मेरी डाउट क्लियरिंग वाली दो सेशंस है ना, उनमें मैं इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि एकदम फ्रेश पड़ा रहेगा ना, तो इजिली और समझ आ जाएगा. ठीक है. Is it okay with everyone? I will explain this topic once again in your doubt clearing session so that you will get more understanding. Okay? I think that will going to help you a lot. Give small summary of SEBI. देखो, सेबी की ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो खुद अपने रूल्स रेगुलेशन बताती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. उसका मेन सोल पर्पस है कि जो भी मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं, जो भी शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, मार्केट में किसी तरीके से पैसे का फ्रॉड ना हो, चाहे बैंकिंग के थ्रू, चाहे किसी के भी थ्रू. ठीक है. इन्वेस्टर्स के थ्रू किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, उस चीज को प्रोटेक्ट करना सेबी का काम है. जिसके लिए वो ब्रोकर्स को मेंटेन करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स की वैल्यूज को, वो मेक श्योर करते कोई इलीगल एक्टिविटीज ना हो, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो, सब कुछ प्रॉपरली हो, और लोगों को प्रमोट करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग पैसा लगाए. ठीक है.
और जिससे एक अच्छी इकोनॉमी ग्रो हो सके फाइनेंशियली। ये सोल पर्पस है सीबी का। Excuse me, everyone. Okay, I will definitely show you starting two slides. Working on stock exchange. Stock exchange are platforms where buyers and sellers come together to trade securities such as stock, bonds, and other financial instruments. In India, the major stock exchange are Bombay Stock Exchange and NSE. ठीक है, National Stock Exchange. Listing of securities. Companies that wish to raise capital through the sale of shares or other securities must list on a recognized stock exchange. ऐसी कंपनीज जो अपनी कैपिटल को रेज करना चाहती हैं शेयर्स को सेल करके। देयर आर सम कंपनीज जो अपनी शेयर्स को सेल करती है, तो जितने ज्यादा लोग शेयर्स खरीदेंगे उतना पैसा आएगा, उनकी कैपिटल क्या होगी, राइज होगी। ठीक है, तो वो लोग अपनी कंपनीज के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज कराते हैं। द लिस्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मीटिंग सच एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी का मन आया और उसने करा लिया, नहीं। उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन है, डॉक्यूमेंट वर्क है, अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट है। Excuse me, students. Yeah, I'm fine. वेदर चेंज हो रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मींस कि कंपनीज जो भी चाहती है कि वो का कैपिटल रेज करे बाय सेल ऑफ शेयर्स के थ्रू, तो वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करा देती है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में जब रजिस्टर कराती है तो उसके लिए उन्हें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना होता है, अप्रूवल लेने होते हैं कि वो एक्सचेंज रेट में आती है नहीं। तो वो जो लोग भी गाइडलाइंस को फुलफिल कर पाते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन डॉक्यूमेंट वर्क को, तो उन कंपनीज को हम रजिस्टर करते हैं। ट्रेडिंग मैकेनिज्म। स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग कैन अकर थ्रू टू मेन सिस्टम। दो सिस्टम के थ्रू होती है ट्रेडिंग। ओपन आउटक्राई, यहाँ पे यूज लेस फ्रिक्वेंटली टूडे, मतलब आजकल यूज नहीं होता है इतना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ज्यादा है, जहाँ पे लोग अपने फोन के थ्रू, बहुत सारे एप्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे। इजी होता है बायर्स एंड सेलर्स के लिए मैच करना अपनी एक्सचेंज को। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन। सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड एट मार्केट डिटरमाइंड प्राइस विच फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अब मार्केट में डिमांड सप्लाई की बेसिस में प्राइस में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, कभी राइज हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी मार्केट बिल्कुल ही डाउन हो जाती है जैसे कि इस टाइम पर है। बट बिलीव मी, जो अब पैसा लगाते हैं ना, और थोड़ा पेशेंस लगते हैं, क्योंकि जब मार्केट ओपन राइज होगी तो वो एकदम से बहुत ऊपर जाएगा। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप एक फैक्टर के बेसिस पे तो नहीं चल सकते। नेक्स्ट, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आफ्टर अ ट्रेड इज एक्सिक्यूटेड। The stock exchange clearing house ensure that the transfer of securities and money occurs। कि एक बार जब ट्रेडिंग हो चुकी है, ऐसा ना होगा पैसा किसी ने दिया ही नहीं, रिटर्न ही नहीं किया, तो उस चीज के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस है, वो इंश्योर करते हैं कि आपने अपनी सिक्योरिटीज और मनी को प्रॉपरली ट्रांसफर कर दिया है। जो भी सेटलमेंट है वो टाइम पे हो जाए, अदरवाइज आप पे लीगल एक्शन लिए जाते हैं। उसके लिए टाइम भी हुआ है कि 2 business days आफ्टर अ ट्रेड डेट। फॉर एग्जाम्पल, आज 26 को ट्रेड हुआ है, तो विद इन 2 business days, यानी कि आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक, 2 वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। मार्केट इंडिसेस। T+2 मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 days।
ट्रेड डेट से प्लस 2 दिन और लगा लो, ठीक है। मार्केट इंडिसेस, स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन इंडिसेस टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये सेंसेक्स और निफ्टी सब क्या है? ये आपको एक ये ट्रैकर्स हैं जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट को ट्रैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन एंड सुपरविजन। सेबी को मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को ऑपरेट और सुपरवाइज करने के लिए सेबी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली हो रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किए उनको मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, डिस्क्लोज करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट इज मार्केट पार्टिसिपेशन, जहाँ पे ब्रोकर्स कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रोकर जो कि रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं इंटरमीडियरीज के, उनको जो लोग ब्रोकर का काम करते हैं उनको सेबी के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है कि जो भी बायर और सेलर है उनके बीच में हम एज अ इंटरमीडिएटर काम करेंगे, एज अ ब्रोकर। बायर को बताएंगे कि कहाँ पैसा लगाना है, सेलर को बताएंगे इस बायर से इतना पैसा लगवाएंगे, तो ब्रोकर का काम करते हैं। जैसे फ्लैट्स नहीं बिकते ब्रोकर के थ्रू, ठीक वैसे ही होता है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो बाय या सेल करना चाहता है सिक्योरिटीज को बाय द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। Market makers, entities that provide liquidity by quoting both buy and sell prices for securities. वो liquidity provide करती है, ऐसी market makers होते हैं कि वो buy and sell के लिए उनको थोड़ी liquidity दे दे। So this is all about today's class. Anyone is having any doubt? हाँ, मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है, बिल्कुल सही बात है। So this is all about today's class. Okay, first and second slide. Wait a minute. This is first slide. आई नो स्टूडेंट, जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का टॉपिक है एंड सेबी वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, डोंट वरी। जो हमारी कमिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, उसमें आई विल डेफिनेटली गिव यू द वंस अगेन दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस टॉपिक एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा दे दूंगी ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। सो ओवरऑल क्लास वाज ओके विथ एवरीवन, और एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। Whole syllabus is completed right now. Thank you, students. Thank you so much. फाइन, ये भी बहुत अच्छा आपने एक आइडिया दिया है। कुछ टॉपिक्स तो मैं लेकर आ रही थी रिया ने कि आई ट्राई कि जो आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे ना, मैं हर एक क्लास की समरी ले आऊंगी, ठीक है, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। इज इट ओके विथ एवरीवन? आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, थैंक यू रिया। कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक टोटल 10 क्लासेस हुई हैं, तो जो हमारी फर्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन होगी वी विल टेक ऑल द 5 क्लासेस की समरी ले आऊंगी मैं, एंड देन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक रेस्ट 5 क्लास समरी, ठीक है। ओके फाइन, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई एम स्टिल हियर, अभी टाइम है हमारे पास 1 मिनट। वी कैन हैव, वी कैन टेक अ डाउट। नो, सब कुछ क्लियर है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी इज मच इंपॉर्टेंट, उसको मत छोड़ के जाना। और रोल ऑन फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई इज सेम, उसको भी मत छोड़ के जाना। ये दो टॉपिक्स आर मच गुड, मतलब मच इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। मैंने तो अपना कोई यूट्यूब लिंक ही नहीं शेयर किया, मैं कहाँ से दे दूँ अब? मुझे भी नहीं पता मेरा कोई यूट्यूब लिंक है क्या। चलो ठीक है, सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, थैंक यू।
Recording stopped.